Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is Hess's law of constant heat summation. इस लॉ को सबसे प्रपोज किया था जर्मैन हेस ने इन 1840. एक्चुअली इस लॉ में हम पढ़ेंगे दिस लॉ इज अ प्रूफ वी हैव स्टडीड इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. इंथैल्पी एक ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती है और जिस वे से जिस रूट से हम वो चेंज लाते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं. दिस लॉ इज अ प्रूफ कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, वो रूट पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगी. तो इसको हम देखते हैं किस तरह से ये लॉ प्रूव करता है. सॉरी, सबसे पहले जो हम रीज़न देखेंगे कि इस लॉ को पढ़ने की हमारे पास रीज़न क्या है. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड ग्लास कैलोरीमीटर, जिससे हमने मेजरमेंट ऑफ द इंथैल्पी की थी उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए. लेकिन देयर आर सर्टेन स्पीशीज, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनकी इंथैल्पी हम ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए नहीं मेजर कर सकते. उन चीज़ों के लिए हमने क्या किया, हेसल लॉ ऑफ हीट समेशन को स्टडी किया. सबसे पहले CCl4 की एग्जांपल, फिर B2O3, Al2O3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. These are 4 एग्जाम्पल जिनकी इंथैल्पी हम ग्लास कैलोरीमीटर या फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए मेजर नहीं कर सकते. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर देखें तो डायरेक्टली कार्बन और क्लोरीन को मिलाने से हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन नहीं होती. आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज नेम्ड एज हेलोजिनेशन ऑफ द अल्केन्स. उसके अंदर आपने देखा होगा मीथेन की हेलोजिनेशन करवाते हैं और उसका एंड प्रोडक्ट आपके पास CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और वो सीरीज पर मुश्तमिल था सारा का सारा रिएक्शन. वहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए थे. मतलब डायरेक्टली कार्बन और क्लोरीन को ट्रीट करने से आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनते. और जब हम अगर बॉम्ब क्लोरीमीटर में इसको रखते हैं, इसको जलाते हैं, कंबस्टन करते हैं इसकी, तो ये डायरेक्टली अलहदा भी नहीं होगा क्योंकि इसके जो एटम्स हैं इन्होंने डायरेक्टली मिलके इस एलिमेंट को नहीं बनाया, इस कंपाउंड को नहीं बनाया. इसी वजह से जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये जब डिसोसिएट होगा तब भी एक स्टेप के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा बल्कि सेवरल स्टेप्स के अंदर ये डिसोसिएट होगा. इसी वजह से बॉम्ब कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी इंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते. दूसरा B2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, इनको जब हम इनकी कंबस्टन करवाते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर तो इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और अनरिएक्टेड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या B2O3 होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो उसको अनरिएक्टेड मटेरियल को जलने नहीं देती, कंबस्ट नहीं होने देती. इसी वजह से जब तक इनकी मुकम्मल कंबस्टन नहीं होगी हम इनकी इंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते. और लास्ट पे कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड की भी आप इंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, इंथैल्पी आफ्टर कंबस्टन मेजर नहीं कर सकते. उसकी वजह यह है कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन को ट्रीट करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड सोल प्रोडक्ट नहीं होता रिएक्शन के अंदर, इसके साथ एक और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है जिसकी वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते. सो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर से आगे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम ऐसे रिएक्शन जो कि सीरीज पर मुश्तमिल हों उनकी इंथैल्पी को मेजर कर सकें. तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जिसे हम हेसेस लॉ की डेफिनेशन भी वाज़ेह तौर पे समझ सकते हैं. सपोज दैट देयर इज ए रिएक्टेंट. हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि है ए. ये एक सिंगल स्टेप से डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, डायरेक्ट मेथड, सिंपल रिएक्शन है. और एक और भी वे है जिससे हम ए से डी में जा सकते हैं. वो वे क्या है हमारे पास, पहले हम ए से बी में जाएं, फिर हम बी से सी में जाएं और सी से फिर डी में जाएं. ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया आपके पास जिसमें ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा और वो आपके पास डायरेक्ट मेथड हो गया. इस रिएक्शन के दौरान, डायरेक्ट मेथड के दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आएगा दैट विल बी डेल एच. और जब आप इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे ए से बी में तब जो इंथैल्पी का चेंज आएगा वो होगा डेल एच वन. फिर जब आप बी से सी में जाएंगे इसमें जो इंथैल्पी का चेंज होगा ये होगा डेल एच टू. और जब आप सी से डी में जाएंगे इसमें जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो आपके पास डेल एच थ्री होगा. अब हेसेस लॉ हमें ये कहता है कि आप चाहे ए से डी में इस सिंपल वे में जाएं या एक स्टेप में जाएं, इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो इन इनडायरेक्ट मेथड में जो स्टेप्स हैं इनके ओवरऑल इंथैल्पी के चेंज के बराबर होगा.
तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट होगी आपके पास हेसेस लॉ की। अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ डेल एच यानी कि सिंगल स्टेप की जो इंथैल्पी चेंज होगी वो आपके पास बराबर होगी इस स्टेप की इंथैल्पी चेंज के, इस स्टेप की इंथैल्पी चेंज के और इस स्टेप की इंथैल्पी चेंज के। इन तीनों का जो सम होगा वो इस अकेले स्टेप की इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा। ये आपके पास हेसेस लॉ की एक सिंपल वे में स्टेटमेंट होगी। और अगर आपके पास कोई प्रोसेस है और वो साइक्लिक है तब समीशन ऑफ ऑल डेल एच इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी आपके पास हेसेस लॉ की। लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जब आप समीशन ऑफ ऑल डेल एच इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो कहेंगे तब इनिशियल और फाइनल कंडीशंस का सेम होना जरूरी है, आपने उनको कांस्टेंट रखना है। आई गैस अगर आप ए से डी में जाते हैं जो कंडीशंस आपने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं वही कंडीशंस आपको ए से बी में, बी से सी और सी से डी में जाने के लिए भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके समीशन ऑफ ऑल डेल एच इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समीशन ऑफ ऑल डेल एच इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो, ये कैसे हो सकता है? देखिए एक साइकिल का मतलब है आपने ए से मूव करना स्टार्ट किया, दोबारा जब तक आप ए पे पहुंचेंगे उसे आप कहेंगे साइकिल। तो ए से जो डी तक का सफर है या फिर ए से बी, सी से डी और डी से दोबारा ए तक का जो सफर होगा, इस दौरान जितनी डेल एच की चेंजेस आएंगी उन सबको अगर आप मिलाएंगे तो उनका सम आपके पास जीरो आएगा। आगे मूव करते हैं आपके पास एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो तरह के वेज हैं। एक तो डायरेक्ट वे है कि आप क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं इसको मिलाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आपके पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये डायरेक्ट मेथड है, एक ही स्टेप पर मुश्तमिल है और इसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे हमारे पास सोडियम 2 है तो आपको यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। एक तो वे ये हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएं, आपके पास सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है और इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आता है वो होता है -89.08 किलो जॉल पर मोल। दूसरा मेथड ये है कि आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जो कि NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और दोबारा इस ओवरऑल रिएक्शन के दौरान इस स्टेप के अंदर जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो आपके पास होगा -48.06 किलो जॉल पर मोल। और ये जो NaCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोबारा से इस यहाँ पे हमने 2 मोल इस्तेमाल किए थे कॉस्टिक सोडा के या सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 1 मोल तो यहाँ हमने पहले स्टेप में लगा लिए, बाकी 1 मोल इसका बचा था। तो इस NaCO3 के साथ हम 1 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीट करवाएंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर आपके पास मेन प्रोडक्ट Na2CO3 बन जाएगा और साथ में वाटर का 1 मोल क्रिएट होगा जो कि मेन इक्वेशन के अंदर भी था। और इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज होगा दैट विल बी del H2 एंड इट्स वैल्यू विल बी -48.02 किलो जॉल पर मोल। अब ये रहा हमें इस इक्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं हेसेस लॉ को। देखें अगर अकॉर्डिंग टू द हेसेस लॉ हमें पता है कि del H यानी कि सिंगल स्टेप का जो इंथैल्पी चेंज है इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ दी स्टेप्स। जो सीरीज के अंदर जो स्टेप हुए हैं इनकी इंथैल्पी के जो चेंज है उनका जो सम होगा वो इस एक सिंगल स्टेप के बराबर होगा, इसे हम हेसेस लॉ कहेंगे। del H should be equal to sum of del H1 and del H2। अब del H1 की वैल्यू हमारे पास 48.06 -48.06 और del H2 की वैल्यू हमारे पास -41.02। इन दोनों का सम ले तो हमारे पास आएगा -89.08 और del H की वैल्यू भी हमारे पास -89.08 है। हेंस प्रूव्ड कि अगर अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन जब कोई चेंज लाते हैं एक स्टेप के अंदर उसके दौरान जो इंथैल्पी का चेंज होगा और अगर आप वही चेंज या वही प्रोडक्ट सेवरल स्टेप्स के अंदर बनाते हैं चाहे डिफरेंट फ्रूट्स हों तब भी जो इंथैल्पी का चेंज आएगा वो उस एक स्टेप के इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा। यहाँ पे NaCO3 जो है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये इसी रिएक्शन के अंदर बनता है और इसी रिएक्शन के अंदर यूज भी हो जाता है, इसलिए हम इसे नेट इक्वेशन में तो मेंशन नहीं करते लेकिन मैकेनिज्म में इसको मेंशन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ अगर आप एक स्टेप में कोई प्रोसेस मुकम्मल करें उसके दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आएगा और अगर आप उसी प्रोसेस को सेवरल स्टेप्स में कैरी करें तब भी जो इंथैल्पी का चेंज आएगा दोनों स्टेप्स के अंदर इक्वल होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द हेसेस लॉ। एक और एग्जांपल से हम इसकी वजाहत करते हैं जो कि हमने यहाँ पे रीजन भी पढ़ी थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ द कंबशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं उस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है।
So here is the another example of the enthalpy of formation of the carbon monoxide. कि कार्बन मोनोक्साइड की enthalpy of formation हम हैसेस लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट या आप कह लें कि इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो हमने लिया, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ली, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों की कंबस्शन से हमारे पास जो इंथाल्पी ऑफ दैट रिएक्शन आएगी वो उसकी वैल्यू होगी -393.7 किलो जॉल पर मोल। अब कार्बन को जब डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तब भी ग्रेफाइट की शक्ल में होगी, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो तब अकेली कार्बन मोनोऑक्साइड चूँकि नहीं बनती, इसकी इंथाल्पी मेजर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इस वजह से इस रिएक्शन की इंथाल्पी मेजर करने के लिए हम हैसेस लॉ को यूज़ करेंगे। अब किसी और तरीके से, किसी और वजह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर किया, उसको कंबाइन किया हमने ऑक्सीजन के साथ, आप ऐसे कह लें कि कंबस्टन करवाई उसकी, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुई। इस रिएक्शन की इंथाल्पी हमारे पास जो आती है दैट विल बी डेल H2, जो इसकी वैल्यू होगी -283 किलो जॉल पर मोल। अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ del H should be equal to del H sum of the del H1 and del H2। del H की जो वैल्यू हमारे पास वो -393 है, del H1 हमने फाइंड करना है और del H2 की भी वैल्यू दी हुई है, तो del H हमें रिक्वायर है, उसको एक साइड पे रखेंगे, तो बाकी दोनों को दूसरी साइड पे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज हमारे पास जो del H1 की वैल्यू है वो आ जाएगी -110 किलो जॉल पर मोल। इस तरह से इंथाल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी निकाली जा सकती है, जो कि डायरेक्ट मेथड से पॉसिबल नहीं थी, इनडायरेक्ट मेथड से पॉसिबल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ अगर आप एक चेंज एक स्टेप में ले आते हैं उसकी इंथाल्पी चेंज, और अगर आप उसी चेंज को सेवरल स्टेप में लेके आते हैं उसका इंथाल्पी चेंज इक्वल होता है। इस तरह हमने हेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी निकाल ली। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हेस लॉ। इसकी एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल के नाम से जानते हैं। इंशाल्लाह we will discuss it in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.